जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद अतहर। वेलकम टू विद्या ए टू जेड चैनल। प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस का ओवरव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो आज से 76 डे 76 दिन बचे हुए हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो 70 मार्क्स ऑब्टेन करने का रहेगा। एग्जाम पेपर में हम लोग 70/70 मार्क्स ला पाए, इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और ये मार्क्स तभी आ पाएंगे जब हम लोग पूरी कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग इस चैनल पे लगे रहेंगे, जिसमें जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैथ्स के, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यूट्यूब चैनल जो हमारा है इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें रहेंगी वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। फर्स्ट जो यूनिट है, हम लोगों ने इस सिलेबस को पूरे यूनिट वाइज क्लासिफाइड किया गया है, और इसमें जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों, वो है संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति में हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। अपरिमेय संख्या का पुनर्भिन्नमण, कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और उनका सत्यापन, कि अपरिमेय संख्याएं कैसे सत्यापित की जाती हैं, उनका वेरिफिकेशन कैसे होता है। सेकंड यूनिट जिसमें बीजगणित की है, इसके अंतर्गत हम लोग बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, इन चीजों को पढ़ते हैं। बहुपद में क्या होता है कि बहुपद के शून्यांक हम लोग पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद के गुणांक और उनके शून्यांक के मध्य संबंध। बहुपद के शून्यांक मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, बहुपद को सॉल्व करेंगे और उसका सॉल्व करने के बाद में जो आंसर निकल के आता है वो उसके शून्यांक होते हैं, तो उनको सॉल्व करने के बाद शून्यांक लेके आएंगे। इसके बाद बच्चों द्विघात बहुपदों के गुणांक और उनके शून्यांकों के मध्य जो संबंध होता है उसको देखेंगे। सेकंड चैप्टर जो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके अंतर्गत क्या आता है हम लोग पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। तो यहाँ पर हमारे सिलेबस में दो विधियां हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से लेट सपोज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी समीकरण जिसमें दो चर होते हैं, यहाँ पर हम आपके सामने दो समीकरणें लिखी हुई हैं। इसमें क्या है कि एक चर x है और एक चर y है। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हम लोगों के पास जो आंसर मिलेगा, x की कुछ वैल्यू मिलेगी एंड y की कुछ वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को हल करने के तरीके दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, पहले समीकरण से x या y दोनों में से किसी एक का मान निकालकर हम लोग दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। दूसरे समीकरण में जब x का मान रखेंगे तो दूसरा जो समीकरण है एक सिंगल चर में आएगा, अकेले चर में आएगा, तो हम लोग वहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे। और y की वैल्यू जब निकल के आती है तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग किसी एक दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, विलोपन विधि से हम विलोपन विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसी एक चर को, चाहे x को चाहे y को, इसको गायब करके, विलोपन का अर्थ ही होता है गायब करना, तो इसको एक चर को गायब करके हम लोग दूसरे चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब दूसरे चर की वैल्यू निकल जाती है तो उसकी सहायता से हम लोग पहले वाले चर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। इसके आता है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे मानक द्विघात समीकरण, जैसा कि लिखा हुआ यहाँ पर ax की घात 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहां पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इसके अंतर्गत क्या होता है। द्विघात समीकरणों को हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड द्वारा हल करना। द्विघात समीकरण को यहाँ पे सामने होगी, सपोज हमारे सामने कोई द्विघात समीकरण है 6x² प्लस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, तो इसमें इनके गुणनखंड करके, मध्य पदों को दो भागों में विभक्त करके गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं। गुणनखंड करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो चर है x, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं।
द्विघात समीकरण का जो विभक्तर होता है, विभक्तर का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये विभक्तर होता है। डी जो है विभक्तर को डिनोट करते हैं, डी को, डी से। आगे उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध कि मूल कैसे हैं, इसके वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, किस तरह के मूल हैं। द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। तो द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग होता है, क्या कैसे यूज करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में, और इनका जो हम लोग इन पर आधारित जो भी क्वेश्चंस है उनको हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी चौथी, वो है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में बच्चों हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। तो समांतर श्रेणी थोड़ा सा मैं ओवरव्यू यहाँ पर देता हूँ कि समांतर श्रेणी होती क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी कोई ऐसा, यहाँ पर दो तरह के हम लोग वेरिएबल लेते हैं, एक डी और एक ए। ए क्या होता है, ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, और डी हमारा जो होता है वो सार्वांतर होता है। डी क्या होता है, सार्वांतर। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रथम पद ए और डी सार्वांतर, सार्वांतर का जो शाब्दिक अर्थ होता है, शार्व का मतलब होता है सर्व, और सर्व का मतलब होता है सभी के बीच, सभी के बीच। और यहाँ पे जो, यहाँ का जो वर्ड एनालिसिस करेंगे इसका, तो यहाँ पे जो आएगा वो अंतर आएगा। तो इन दोनों को अगर देखें तो सार्वांतर का जो शाब्दिक अर्थ होता है सभी के बीच का अंतर, मतलब जितने भी समांतर श्रेणी में जितने भी पद आएंगे उनके बीच का अंतर, इसको बोला जाता है। तो आगे देखते हैं कि प्रथम पद ए और डी सार्वांतर को लेकर हम लोग कोई समांतर श्रेणी बनाएंगे तो कैसे बन पाएगी। ए इज इक्वल ए कॉमा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, इस तरह के इसमें पद चलते रहेंगे। तो ये एक हमारी समांतर श्रेणी होती है बच्चों। चेक करेंगे हम लोग चेक करेंगे इसमें, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो प्रथम पद हमारा ये डेफिनेट हो गया। हम लोग देखेंगे सार्वांतर क्या है इसमें। तो सार्वांतर क्या होता है, ये प्रथम पद इसको A1 बोलेंगे, द्वितीय पद को A2 बोलेंगे, तृतीय पद को A3 बोलेंगे, और चौथे पद को A4 बोलेंगे। ऐसे लास्ट तक ये तक चलता रहेगा, ये आगे चलता रहेगा। तो हम लोगों के पास क्या मिलेगा, एक हम लोगों को मिलेगा एक पद जिसमें क्या होगा, A प्लस एन डी। ठीक है, और इस पद को हम लोग बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं, AN। यहाँ पे क्या होता है हम लोगों के बीच कि जो सार्वांतर होता है D, ये कैसे निकलता है, द्वितीय पद में से पहला पद घटाकर। अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पे सार्वांतर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, देखो पहले तो हम लोग इन दोनों के बीच का सार्वांतर निकाल के देखते हैं। द्वितीय पद आपका है A प्लस का D, और प्रथम पद है आपका A। तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका D। तो सार्वांतर आपका हो गया D। इन दोनों पदों को देखें तो यहाँ पे सार्वांतर कैसे निकलेगा, यहाँ पे सार्वांतर निकालने के लिए हम लोगों को A4 माइनस A3 करना पड़ेगा। A4 की वैल्यू आपके पास है A प्लस 3D, और ये माइनस A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 2D। यहाँ पे क्या होगा, A प्लस का 3D माइनस का A माइनस का 2D, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के गुणा होकर क्या मिला, माइनस मिला। ये माइनस और ये प्लस अंदर मल्टीप्लाई होके क्या मिला, माइनस मिला। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होती है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और ये 3D और ये 2D ये समान पद हैं। 3D माइनस 2D ये बचेगा आपका केवल और केवल D। तो यहाँ भी सार्वांतर आपका D निकल के आया। तो ये होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके nवें पद का मान, इसके nवें पद में
एन में पद के लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और बच्चों इसके सभी पदों का जो योग होता है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इन फॉर्मूलाज पर हम लोग वर्क करेंगे। इन पे काम करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है, सामान्य जीवन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं हल करने का कैसे हल करते हैं और उनका अनुप्रयोग कैसे होता है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 3, जिसमें कि निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति इसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रेखा। और रेखा कैसी पढ़ेंगे, द्विविमीय। बच्चों द्विविमीय के अंतर्गत क्या आता है, द्विविमीय को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसको पढ़ते हैं 2D। 2D फॉर होता है डायमेंशनल, D फॉर क्या होता है डायमेंशनल, ठीक है। दो डायमेंशनल का सीधे द्विविमीय का सीधा सा अर्थ ये होता है कि दो दिशाएं। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति का। इसके बाद रैखिक समीकरणों के ग्राफ पढ़ेंगे, तो ग्राफ में दूरी का सूत्र, उसका विभाजन पढ़ेंगे कि विभाजन कैसे होता है दो पॉइंट्स के बीच का, दो बिंदुओं के बीच का। तो इसके अंतर्गत हम लोग आंतरिक विभाजन पढ़ेंगे। आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला जो होता है m इज इक्वल टू इसमें जो आंतरिक विभाजन का जो फॉर्मूला होता है आंतरिक विभाजन इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। मतलब ये आंतरिक विभाजन का फार्मूला होगा। किसी भी रेखा को दो तरह से हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि ज्यामिति यूनिट आपकी आती है, जिसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। पहला त्रिभुज पढ़ते हैं, दूसरा हम लोग वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु, ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे देखिए हम लोग क्या देखेंगे इसमें हम लोगों को देखना है समरूप त्रिभुज की परिभाषा कि समरूप त्रिभुज क्या होती है, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उदाहरण इसका, प्रति उदाहरण इसका पढ़ेंगे। त्रिभुजों की अब इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर आता है बच्चों, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई त्रिभुज की दो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। सपोज यहां पर कोई आपके पास एक त्रिभुज है और इसकी एक भुजा, हम लोगों ने इस भुजा को इसका बेस मान लिया, आधार, इसको आधार मानकर हेडिंग के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके समांतर एक रेखा खींच ली और इसको नेम हम लोगों ने दे दिया ए बी सी और ये डी और ये ई। तो बी सी और डी ई ये दो रेखाएं हैं, इसके समांतर हैं। यहाँ पे जो सी बी समांतर किसके है, डी ई के। तो ये लाइन ये कहती है कि इन दोनों की ये जो होंगी ये समान अनुपात में विभाजित करेंगी, ये समान अनुपात में विभाजित करेंगी। मतलब ये और ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों कैसे होंगे, समानुपात में होंगे। आगे दूसरी जो हेडिंग है, त्रिभुज के दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी रेखा समांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं हैं, उनको समान अनुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा समांतर होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तो आंतरिक कोण बराबर हो और त्रिभुज क्या होगा, समरूप होता है। इसके बाद हम लोग चौथी जो हेडिंग पढ़ेंगे वो है हमारी, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा। आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक त्रिभुज जिसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है। नेक्स्ट जो हम लोगों की जो यूनिट है वो है वृत्त। नेक्स्ट जो चैप्टर है यूनिट के अंदर, यूनिट 4 के अंदर, वो है हमारा वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। तो वृत्त और वृत्त की ये स्पर्श रेखा, वृत्त को छूने वाली रेखा होती है वो
स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, ये जो त्रिज्या है इस पे लंब होती है। तो ये क्या है, ये लंब होगी तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पर। तो ये हम लोग बाकायदा जब क्लासेस आगे चलेंगी तो हम लोग इसको प्रूफ करके दिखाएंगे और इस पे जो बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। सपोज हमारे पास कोई एक बाहर यहाँ पे बिंदु है, ये इसका वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर कोई बिंदु P है। तो हेडिंग के अकॉर्डिंग हेडिंग कहती है कि अगर किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं तो ये सपोज ये वाली क्या है L1 और ये वाली क्या है L2। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि L1 बराबर क्या होगा, L2 के बराबर होगा। L1 बराबर किसके होगा, L2 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान किसी भी। अब त्रिकोणमिति अनुपात हमारे पास जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इन 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसका हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इन एंगल्स को लेकर इनका हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे और इनके बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको हम लोग फाइंड करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम लोग बच्चे क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। जैसे फर्स्ट हमारी सर्वसमीका है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेकंड आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड लास्ट वन आपकी है बच्चों 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। इनका वेरिफिकेशन करेंगे, हम लोग इनको वेरीफाई करेंगे और इनका जो अनुप्रयोग होता है, इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आपकी आती है ऊंचाई और दूरी। नेक्स्ट टॉपिक जो इसका आता है वो ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में क्या होगा बच्चों, हम लोग ऊंचाई दूरी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ऊंचाई और दूरी का साधारण जो प्रश्न होते हैं, उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में इस पर दूंगा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो एक बेस लाइन हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि एक लाइन है और यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारी आंखें हैं, ठीक है, यहां से हम लोग देखते हैं। तो इस बेस लाइन के अगर ऊपर हम लोग देखेंगे, ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो एंगल होगा थीटा, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और इस बेस लाइन के जब हम लोग नीचे किसी चीज को देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई एक गुटखा है जिसका जो ए इसको नाम दिया गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो हम लोग जिस कोण से देखेंगे, सपोज ये वाला कोण बीटा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो ये होता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। इसके बाद हम लोग बच्चों आगे यूनिट देखेंगे यूनिट नंबर 6 में बच्चों मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हम लोग देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि वृत्त का त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो वृत्त का त्रिज्यखंड, जैसे कोई सपोज ये वाला वृत्त है और इसका ये वाला जो एरिया है ये त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्त का कोई खंड हम लोगों ने बना लिया ये, तो इसका क्षेत्रफल ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके अंतर्गत हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे किसी भी आकृति का। सपोज हमारे पास एक
सपोज हमारे पास एक बेलन है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बाहर से जो दिखता है और अंदर से जो दिखता है उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका आयतन निकालेंगे। घन, घनाभ, गोला, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। और अर्धगोला, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय बेलन और इन पे आधारित जो से मिश्र होकर जो क्वेश्चन बनेंगे, मतलब घन और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, इनको मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग इनसे डील करेंगे। लास्ट जो बच्चों यूनिट बचती है हमारी, वो यूनिट नंबर 7 बचती है, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी आपका इसमें क्या होगा कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ेंगे। इसमें वर्गीकृत आंकड़े ही पढ़ेंगे। इसमें उसका माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाली जाती है, बहुलक कैसे निकाला जाता है। दूसरे नंबर पर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता। प्रायिकता में क्या होगा, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा की प्रायिकता होती क्या है, और उसमें केवल एकल घटना पर आधारित प्रश्नों का हल हम देखेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका सिलेबस का ओवरव्यू। और इसमें आपको बता दूं कि जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर फर्स्ट है वो, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यूनिट नंबर जो सेकंड है, इसमें अभी यहाँ पे कुछ अंक लिखे हुए नहीं है। यूनिट नंबर 4 में भी नहीं है। यूनिट नंबर सेकंड में नहीं है। यूनिट नंबर 3 में आपके 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। यूनिट नंबर 4 में आपके 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। और यूनिट त्रिकोणमिति यूनिट नंबर 5, जिसका वेटेज बहुत अभी से सबसे ज्यादा वेटेज 12 नंबर का है। और आपका यूनिट नंबर 6 10 नंबर का है। यूनिट नंबर 7 इसके मार्क्स अभी यहाँ पर नहीं दिए हुए हैं। तो ये था हमारा सिलेबस का ओवरव्यू। कैसा लगा ये वीडियो? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है वो विद्या A to Z चैनल है, जिसमें लगातार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी। हम लोग बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ, अगर यूट्यूब चैनल जो हमारा इस पे देखेंगे तो मैथ्स के हम लोग उन समस्याओं को हल कर लेंगे जो अभी तक हम लोगों ने जिनका सोल्यूशन नहीं देख पाया है।